Assalamualaikum student. Before we discuss about the quantum gravity or the perspective or the vision of the quantum mechanics in for the gravity or about the gravity, एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा जो कि प्रीवियस लेक्चर में मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई थी, वो आइंस्टाइन के पर्सपेक्टिव के हवाले से एक चीज़ थी कि जो न्यूटन का पर्सपेक्टिव था वो कुछ इस तरह से था कि कोई ऐसी चीज़ या फोर्स है जो कि चीज़ों को नीचे खींचती है। लेकिन जो आइंस्टाइन का पर्सपेक्टिव था वो उसने कहा था कि क्योंकि स्पेस इन टाइम का जो फैब्रिक है वो हर जगह है। मतलब समटाइम आप सोच सकते हैं कि स्पेस इन टाइम की फैब्रिक की जब हम बात करते हैं तो हमारा ये चीज़ मुझे अभी जहन में आई कि मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये भी फिर ख्याल होता है कि हम जब स्पेस इन टाइम की बात करते हैं तो हमारा मकसद ही स्पेस की तरफ, खला की तरफ चला जाता है कि जहाँ पे हमसे दूर मून है तो बीच में जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस जो खला है उसको ही हम स्पेस टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे बताऊँ कि स्पेस इन टाइम आपका हर जगह है, वो इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में हर जगह पे स्पेस इन टाइम का फैब्रिक है। इस पूरी दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी जगहों पे, हर जगह पे स्पेस इन टाइम एग्जिस्ट करता है। तो हर पूरी कायनात में आपको स्पेस इन टाइम का एक जो नेटवर्क है वो आपको मिलेगा। और उसने कहा कि ये जो स्पेस इन टाइम का जो फैब्रिक है बेसिकली ये जो चीज़ें हैं उनको पुश करता है ताकि वो जो है वो अपनी जगह पे रहती हैं, अपने सरफेस पे रहती है। तो ये स्पेस इन टाइम का फैब्रिक उनको पुश करता है। आइंस्टाइन का क्या था कि उसको अट्रैक्शन होती है, नीचे से अट्रैक्शन। बट आपका जो स्पेस इन टाइम आइंस्टाइन का व्यू था वो ये है कि वो स्पेस इन टाइम चीज़ों को नीचे पुश करता है। चलिए ये था ग्रेविटी के हवाले से या अपना अपना आइंस्टाइन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन देखें बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती ग्रेविटी के हवाले से। और वैसे देखा जाए तो 1905 में जब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई थी और मैक्स प्लांक ने क्वांटाज के बारे में बताया था, तो तब से ही क्वांटम मैकेनिक्स की जो है वो बुनियाद पढ़ना शुरू हो गई थी। और इवन आइंस्टाइन वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट होल टीम जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करती थी। उसमें बहुत सारे और साइंटिस्ट थे, बहुत ज़्यादा और साइंटिस्ट थे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे। हेजनबर्ग था मेरे ख्याल से, नील बोहर था, बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जो कि उस वक्त थे। और तो वो सारे के सारे तकरीबन क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। अब क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रेविटी में क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम अभी देखेंगे आइंस्टाइन की थ्योरी में, अगर मैं अपनी ही सोच की बात करूं, जहाँ तक मेरे समझने का ताल्लुक है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जो ग्रेविटी है जो कि कर्वेचर को कहती है कि कर्वेचर है, तो यहाँ पे जो 3-4 चीज़ें जो इंसान के जहन में आती है वो ये हैं कि स्पेस इन टाइम का फैब्रिक है तो वो किससे बना हुआ है और वो है क्या? स्पेस इन टाइम का फैब्रिक वो क्या है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कौन सी शक्ल में एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, और टाइम को हम कैसे एज ए फैब्रिक कंसीडर करें या कैसे इज़ द लाइंस हम कहेंगे द टाइम इज़ द लाइंस, या टाइम को हम कैसे इमेजिन कैसे करें। तो वो थोड़ी सी जो इमेजिनेशन है जहाँ तक मेरा ख्याल है एंड तो वो मुझे एटलीस्ट समझ में नहीं आती कि स्पेस इन टाइम में स्पेस कहाँ पे है। वो कहते तो हैं कि एक एक्सिस पे स्पेस है, एक पे टाइम है, लेकिन टाइम के हम कैसे कह सकते हैं कि इस एक्सिस पे टाइम है? मतलब at least I am not able to understand at that extent कि what he is actually meaning. Maybe after some time and after reviewing a lot of literature, maybe I would be able to understand this way about the space and time. दूसरी और तीसरी और जो चीज़ ये है कि आपका जो स्पेस एंड टाइम की जब हम बात करते हैं तो जब भी इसके ऊपर मास आता है तो इसमें कर्व पैदा होता है। तो कर्व क्यों पैदा होता है? फिर अब जब हम बात करते हैं कि अभी जो रिसेंट कॉन्सेप्ट आया है जैसे कि वर्म होल का कॉन्सेप्ट आ जाता है या मल्टीवर्स का, पहले तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है कि एक यूनिवर्स है नहीं, हमारे पास और डिफरेंट यूनिवर्स हैं। और जो कि एक जो इनिशियल मेरे ख्याल से इसको हेल्प मिली थी वो स्ट्रिंग थ्योरी से मिली थी कि हमारे पास मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है और वो ये कि एक यूनिवर्स से आप दूसरी यूनिवर्स में कैसे जाएंगे, थ्रू द वर्म होल। आपका जो वर्म होल है बेसिकली वो एक कनेक्शन ट्यूब प्रोवाइड करता है, तो वो जो कनेक्शन ट्यूब है उसको वर्म होल भी उन्होंने कहा। तो ऐसे बहुत सारे आपके फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट हैं जो कि सारे कनेक्टेड हैं और फिर उन सब कॉन्सेप्ट्स को यूनिफाई किया जाना, यूनिफाइड थ्योरी देना
आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो स्ट्रिंग थ्योरी आई, जो जिसका एक साइंटिस्ट ब्रायन ग्रीन भी एक वन ऑफ द पायनियर साइंटिस्ट है, तो उसका भी यही है कि वो अपना पूरे ओवरऑल चीज़ों के फंडामेंटल बिल्कुल छोटी लेवल पे आके बताते हैं, क्वांटम लेवल पे और बहुत ही छोटी लेवल पे, कि आपका पहले ज़ाहिर बात है एक मैटर है, मैटर एटम से बना हुआ है, एटम आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके क्वार्क से बने हुए हैं। फिर वो कहता है कि क्वार्क्स आपके किस चीज़ के बने हुए हैं, फिलामेंट्स के, एक स्ट्रिंग्स या फिलामेंट्स के। और वो फिलामेंट्स वो कंटिन्यूसली जो है ना वो अपने मुख्तलिफ डायमेंशंस में चलते रहते हैं। और ये थ्योरी ये भी कहती है स्ट्रिंग थ्योरी के दुनिया में 10 डायमेंशन है और एक डायमेंशन टाइम का है। और वो अभी उसके ऊपर अभी भी काफ़ी काम चल रहा है। और वो ये है कि वो उनका जो मकसद है वो ये है कि आपकी सारी जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनको डिफ़ाइन करना प्रॉपर्ली, उनको कोई एक सेट ऑफ थ्योरी से सारी फोर्सेस को डिफ़ाइन करना, कि जैसे यूनिवर्स ये जैसे हम देखते हैं ये ऐसे क्यों है, ये दुनिया या ये जो ग्रेविटी है जैसे हम महसूस करें ऐसे क्यों है। बहुत सारे क्यों का जवाब जो है वो हो सकता है कि आगे चल के हमें स्ट्रिंग थ्योरी दे। लेकिन अभी चूँकि हम क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर आते हैं और हमारा जो मकसद है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या वो क्वांटम ग्रेविटी के हवाले से कहती है, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल वो थोड़ा सा वो फोग क्रिएट कर देती है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के ऊपर। कि आप देखेंगे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है, आप देखिए ब्लैक होल में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उसमें से लाइट भी जो है वो स्केप नहीं कर सकती। तो वो जो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ब्लैक होल में, वो एक तरह से एक पॉइंट है जो कि अगर हम सिर्फ स्पेस इन टाइम में कर्वेचर को करें तो वो उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है। और ज़ाहिरी बात है आपकी जो लाइट है, लाइट तो वैसे सीधी ट्रैवल करती है, लेकिन वो भी हमेशा अगर कोई स्पेस इन टाइम में बैंड है तो वो उस बैंड को पाथ को फॉलो करती है। तो वहाँ से लाइट भी स्किप आपकी नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि क्वांटम मैकेनिक्स जो थी उसका यही था कि आप क्लासिकल फ़िज़िक्स ले लें या फिर आप मॉडर्न फ़िज़िक्स ले लें। क्लासिकल फ़िज़िक्स मतलब न्यूटोनियन फ़िज़िक्स आप जब ले लें तो वो भी मैक्रो लेवल पे चीज़ों को बताती थी। आपकी जो मॉडर्न फ़िज़िक्स आप ले लें जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद या उससे ही स्टार्ट हुई है, तो आप देखेंगे वो भी चीज़ों को मैक्रो लेवल के ऊपर बताती है, प्लैनेट्स लेवल के ऊपर, ह्यूज बॉडीज़ के लेवल के ऊपर। लेकिन एक एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे क्या चीज़ है जो कि एक वो काज करती हो, तो वो उस हवाले से वो कैसे बताएगी। तो उसी हवाले से क्वांटम मैकेनिक्स फिर आई। क्वांटम मैकेनिक्स ने कुछ चीज़ें बताएं वो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ें जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरली अबाउट जो उसका पर्सपेक्टिव है ग्रेविटी के हवाले से, उसके हवाले से हम सोचें कि हम देखेंगे वो कहता है कि वो स्पेस जो है ना वो कंटिन्यूसली हमें नीचे पुश करता है। तो हम क्योंकि स्पेस इन टाइम के फैब्रिक में हैं, तो आप देखेंगे जब चीज़ें ऊपर से गिरती हैं तो वो एक्सेलरेट होती हैं हमेशा। हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम उसकी वैल्यू देखते हैं। ज़मीन के ऊपर जब भी चीज़ें गिरती हैं वो एक्सेलरेट होती हैं, वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन पे नहीं आती। तो मतलब उनमें चेंज इन वेलोसिटी। अब देखें मैं जब एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं कि एक्सेलरेशन मतलब या तो चेंज ऑफ डायरेक्शन हो या चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन अब यहाँ पे जो चेंज की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, कि आपकी उसके वेलोसिटी में आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट आती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम जब ज़मीन के ऊपर जब हम गिरते हैं तो 9.8 कंटिन्यूसली हमारी वो बढ़ती जाती है। एक मतलब कि आप एक ऐसी जगह जहाँ से आप अगर ऊपर जाएं तो आपका फिर ग्रेविटी फील्ड से बाहर चले जाएंगे, उससे नीचे आप जैसे ही अगर ज़मीन पे की तरफ गिरेंगे तो विद ईच सेकंड आपकी स्पीड जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी। और बढ़ते बढ़ते आपको पता है कि जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें एक चीज़ जो कि हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि तो फिर जो प्लैनेट्स का मोशन है अगर स्पेस इन टाइम पुश करता है तो जो प्लैनेट्स का मोशन है आपका आउटर स्पेस में, तो उनमें वो एक्सीलरेट बॉडीज़ क्यों नहीं होती, वो यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है। आप जितनी भी बॉडीज़ देख लें स्पेस में, कोई भी आपकी जो है ना वो जहाँ तक मेरा जहन में आता है, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक अपना हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम में अपना वो एक सन के अराउंड चक्कर पूरा करते हैं। अगर एक्सेलरेशन होती तो हमारी एक्सेलरेशन का मतलब ये कि कंटिन्यूस बढ़ना, वेलोसिटी में कंटिन्यूस चेंज आना, तो फिर तो साल तो कभी कांस्टेंट रहता नहीं, तो फिर हमारी ज़मीन के ऊपर ऐसा क्यों। तो फिर इसी हवाले से क्वांटम मैकेनिक्स का व्यू है वो थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है ग्रेविटी को डिफ़ाइन करने में,
लेकिन अभी हम शायद वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, शायद मैं भी नहीं वहाँ तक पहुँचा, और मैं नहीं, काफ़ी चीज़ों को हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ग्रेविटी है, वो अब थोड़ा सा मैं आपको नटशेल में भी बता दूँ और आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले डिफाइन कर दूँ। इज़ द फील्ड ऑफ क्वांटम ग्रेविटी इज़ अ फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स that seeks to describe gravity according to the principle of the quantum mechanics and where quantum effects cannot be ignored। कह रही है कि आप जब क्वांटम ग्रेविटी ये है कि आप जब ग्रेविटी को क्वांटम लेवल के ऊपर बताएं, मतलब एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल के ऊपर बताएं। तो अब नटशेल में आपको बता दूं, बहुत सारे लिटरेचर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ये है वो है। तो स्ट्रिंग थ्योरी के हवाले से बात करता है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के हवाले से बात करता है। तो अब देखिए कि आपकी जो ग्रेविटी है वो ये कहते हैं सब एटॉमिक लेवल के ऊपर कि आपका ज़ाहिरी बात है आपकी नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो कि नॉन मटीरियल हो लेकिन वो एग्जिस्ट करे, ऐसी कोई भी चीज़ कायनात पूरी बनी है। तो वैसे भी ग्रेविटी अगर आपकी इतनी बड़ी फोर्स है तो उसकी एग्जिस्टेंस के पीछे भी आप सिंपल ये कि नहीं कह सकते कि कोई कर्वेचर है, स्पेस एंड टाइम का कोई पाथ है, बल्कि कोई ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी जो कि ग्रेविटी का सबब बनती होंगी। और वो चीज़ें सब एटॉमिक लेवल पे कौन सी हैं उसके हवाले से क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है या क्वांटम ग्रेविटी हमें बताती है। और वो ये कहते हैं कि आपके ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लाइक द ग्रेविटॉन्स, जैसे कि ग्रेविटॉन्स जैसे पार्टिकल हैं जो कि ग्रेविटी का सबब बनते हैं, लेकिन आमतौर पे हमारे हम उसको ऑब्ज़र्व क्यों नहीं कर सकते। तो वो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एक तो ये कि हमारे पास इतनी डायमेंशंस नहीं है कि अब हम क्योंकि 3 डायमेंशंस में ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं तो हमारे पास फर्दर डायमेंशन है नहीं कि हम उस चीज़ को फर्दर समझ सकें। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी वो उसका जो इम्पेक्ट है उसका ग्रेविटेशनल उसका वो इतना कम होता है, इतने छोटे लेवल पे होता है कि वो प्लास कहाँ से, मतलब 10⁻⁻35 के उसकी जो फोर्स होती है उसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻35 इतनी कम होती है कि आप उसको ऑलमोस्ट वो अभी के हमारे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करना वो काफ़ी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ही मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो वो ग्रेविटॉन्स के ऊपर अभी काफ़ी सारी रिसर्च अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और फिर इसमें यही सवाल आता है कि अगर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फिर अगर हमारे ज़मीन के ऊपर 9.8 अगर एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, तो फिर 9.8 वो कैसे है, ग्रेविटॉन्स कितनी कम है। तो फिर इसका ये भी एक हल जवाब हो सकता है ये हो कि आपकी जो ग्रेविटी है, ये मेरी थिंकिंग है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स को, क्योंकि मैं अब यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बताऊँ कि मुझे लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का शायद पर्सपेक्टिव ग्रेविटी के हवाले से सही हो। हाँ, जब तक कि मुझे स्पेस एंड टाइम के हवाले से सही से पता नहीं चल जाता, तो अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो क्वांटम मैकेनिक्स का पर्सपेक्टिव थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। क्यों कहते हैं कि ग्रेविटॉन्स पार्टिकल हैं और हो सकता है कि अब कोई पूछ सकता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर कैसे, तो हो सकता है कि वो सारे कलेक्टिवली काम करते हों, सारा का सारा मैटर कलेक्टिव इंटरेक्शन के साथ ही वो उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता हो सकता है ऐसा ना हो। वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम ग्रेविटी। आप खुद भी इसके हवाले से काफ़ी कुछ सोच सकते हैं। सोचने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है और चीज़ें लर्न करनी है। तो इसी के साथ ही हमारा जो है वो ग्रेविटी का जो टोटल चैप्टर है वो हम क्लोज़ करते हैं। और ये मैंने आपको इनिशियल इसलिए बताया क्योंकि अब जियोफिज़िक्स में जब हम ग्रेविटी सर्वे करने जाएंगे तो हमारे पास पहले से पता हो कि हम ग्रेविटी को हमने एक अपर लेवल तक टच किया है कि ग्रेविटी क्या है, क्या उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। अपर लेवल पे टच करने के बाद फिर हम फील्ड मेथड के ऊपर आ जाएंगे या ग्रेविटी कैसे काम करती है उसके हवाले से। तो हम वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह।